हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। और आज हम बात करेंगे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पर। मतलब कि कैसे आप लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स का यूज करके बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले कई सारी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। ये रहा मैं। मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है ईयर 2017 में। इसके अलावा मैं हिंदी से जेआरएफ भी हूं और मुझे 3 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। अब बात करते हैं कि हम आपको देते क्या क्या हैं। तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपने एजुकेटर से डेली बात कर सकते हैं, टच में रह सकते हैं, अपने टॉपिक्स के लिए डिस्कशंस में इंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लाइव टेस्ट और क्विजेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आप अपनी पढ़ी हुई चीजें जो भी आपने पढ़ा है उनको एग्जामिन कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा और कहां पे कमियां रह गई। और यहाँ पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस का कि किस किस टॉपिक में आप पीछे रह गए, किस कौन से टॉपिक्स आपके अच्छे हैं। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कवर किया जाता है कि आपको पता होता है कि ये चीजें किस तरह से कंप्लीट होने वाली हैं, क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड क्या है, वही सब आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी देता है। मतलब आपने अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जो कि बहुत नॉमिनल सी फीस है जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, तो आप हमारे वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं लगातार। कई बार होता है आप ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं तो टीचर ने एक बार पढ़ा दिया तो उसके बाद आप उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बैचेस होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम और आप मिलके क्लास को बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा अनअकैडमी की वीडियोस का आपके पास। अब ये हमारे कुछ एजुकेटर्स हैं, ये लाइव क्लासेस हैं हमारी। और भी एजुकेटर्स हैं, ये कुछ अपकमिंग कोर्सेज हैं हमारे जो आने वाले हैं। ये कुछ कुछ बीपीएससी के कोर्सेज हैं, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बात रही अब बीपीएससी सब्सक्रिप्शन की, मतलब जो मैंने बताया कि जो 4 चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो देते हैं या अनलिमिटेड जो एक्सेस आपको देते हैं, तो वो बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का अगर आप लेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वगैरह चल रहा है आपको भी पता है कि एग्जाम्स जल्दी तो होने वाले नहीं है, एग्जाम्स तो लेट ही जाने वाले हैं। और बीपीएससी कोई वनडे एग्जाम तो है नहीं। अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है कि आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक का लोगों को समय लग जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 12 और 24 महीने वाला ही कोर्स लें। और यहाँ पे देखेंगे तो फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 12 महीने की फीस के ऊपर जाएंगे तो वो फीस है लगभग 6300 रुपए। और 24 महीने वाला तो वो है 7560। लेकिन ये कब? जब आप मेरा ये कोड डाल देंगे RKMUS, इसके तहत आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 525 रुपए महीना पड़ रहा है अगर आप 12 महीने का कोर्स ले रहे हैं, और 24 महीने के कोर्स पे 315 रुपए, जो बहुत कम पैसे हैं मेरे हिसाब से, जिस तरह के क्वालिटी एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं उसकी तुलना में। तो ये रहा दोस्तों बेसिक चीजें हमारी। अब हम बात करेंगे आज बीपीएससी में बेसिकली जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है या इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, तो वहां पे किस तरह से चीजें घट रही हैं या वहां पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और जानने की जरूरत है आपको कि जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसने कोई प्री डिफाइंड कोई इस तरह से सिलेबस नहीं दिया है जहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आपके लिए जो प्राइमरी सोर्स बनता है, वो प्राइमरी सोर्स क्या बनता है? प्राइमरी सोर्स आपके लिए बनता है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, चाहे वो 64वीं का हो, 63वीं का हो, 60वीं से 62वीं का हो, 56 से 59 का हो या 53 से 55 का हो। हालांकि आपको ज्यादा ध्यान ये 3 साल के पेपर्स पे ही रखना है, क्योंकि ट्रेंड बहुत
तेजी से बदलता है और आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका पूरी तरह से चेंज हो चुका है, जैसा अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, अगर हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जाने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि आपके बेसिक मटेरियल्स कौन कौन से होने चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ आंसर प्रारूप भी तैयार किए थे। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, तो यहाँ देखिए, तो भारतीय कृषि और उससे जो संबंधित मुद्दे हैं वहां से लगातार ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वहां से 9 क्वेश्चंस आए हैं। भारतीय कृषि और उससे जुड़े मुद्दे, उससे जुड़े मतलब जैसे किसान आत्महत्या का मुद्दा हो गया, ठीक है, जैसे एमएसपी नीति का मुद्दा हो गया, जैसे एमएसपी पॉलिसी में जो समस्याएं हैं, जैसे एफसीआई में ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कई बार लोगों ने फ्रॉड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्रॉड था। ठीक है, और अभी देखिए आप कोरोना के दौर में किस तरह से एफसीआई की भूमिका पुनर्परिभाषित हो रही है, रीडिफाइन हो रही है। तो वो सारी चीजें, तो भारतीय कृषि और संबंधित मुद्दों से कितने क्वेश्चन आए हैं? 9। तो ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। और जब हम क्लासेस शुरू करेंगे कल से अपनी, तो आप देखेंगे मैं भारतीय कृषि से ही शुरू करूंगा, क्योंकि यहां से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जो आपका 65वीं बीपीएससी होने वाला है। इसके अलावा पीटी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय कृषि का। फिर देखिए, आर्थिक समृद्धि और नियोजन, यहां से 2 क्वेश्चन आए हैं। आर्थिक समृद्धि और नियोजन मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है आपकी, बेसिकली किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने की, ठीक है, तो वो, या किसी देश को डेवलप करने की, और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल होता है उस पे पूछ रहा है। इसके अलावा देखिए, तो जनांकिकी इस समय लगातार चर्चा में है और इससे 3 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखेंगे पिछले 3 बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आए हैं जनांकिकी से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप देखेंगे तो इंडिया में या बिहार में, दोनों जगह अगर आप देखें, तो जो जनांकिकी है आपकी, बेसिकली वो जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है हम। लेकिन जनांकिकी लाभांश की स्थिति तो है, लेकिन अगर आप उसको सही से कौशल नहीं देते हैं, सही से उसको प्रशिक्षित नहीं करते हैं, शिक्षित नहीं करते हैं, तो वो जनांकिकी लाभांश जो होता है वो जनांकिकी आपदा में परिवर्तित हो जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां से देखिए, गरीबी बेरोजगारी से भी क्वेश्चन आया है। गरीबी बेरोजगारी से 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप समझिए कि जितने भी बिहार को लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उद्योग और खनिज, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि अब बिहार में उस तरह से उद्योग और खनिज है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि खनिज जो पट्टियां होती हैं वो कैसी हैं, या उद्योगों का स्थानीयकरण किस आधार पर किया जा रहा है, वो चीजें हैं। इसके अलावा विकेंद्रीकृत नियोजन और क्षेत्रीय विकास पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वैश्विक रिपोर्ट्स पर प्रश्न, तो ये आप देखेंगे ना, जो आपकी 64वीं बीपीएससी हुई है वहां पे वैश्विक रिपोर्ट्स पे प्रश्न पूछे गए और 2-2 प्रश्न पूछे गए, और उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी थोड़ी सी उलझाऊ थी, ठीक है। और आज उनका हम डिस्कशन भी देखेंगे, डिस्कशन एंड जैसे आप कह सकते हैं आंसर फॉर्मेट देखेंगे। तो वैश्विक रिपोर्ट्स पर भी प्रश्न पूछा गया है, और सरकारी नीतियों पर देखिए 3 प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो हमने समझा बेसिकली कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां कहां से आ रहे हैं, तो इसको समझने का एक मतलब ये भी हुआ कि आप पढ़ते हुए ये समझ पाए कि क्वेश्चंस पूछे कहां से जा रहे हैं, और आपका ध्यान उन टॉपिक्स पर ज्यादा रहे। जैसे कोई वैश्विक रिपोर्ट आई, कोई नई सरकारी नीति आई और उसका बिहार में क्रियान्वयन हुआ, तो वो सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। या कृषि क्षेत्र में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, तो उसको भी आपको समझने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं वो आप समझेंगे कहां से। तो ये रही अनुशंसित पाठ्य सामग्री ना। बहुत चीजें आपको पढ़नी नहीं है, बहुत ज्यादा, लेकिन खुद को बहुत ही सतर्क रखना है, विजिलेंट रखना है। आपके सामने जो कुछ घट रहा है आपको महसूस होना चाहिए कि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स होता है आपका न्यूज़पेपर होता है, और जो करंट के मुद्दे होते हैं प्रश्नों को समझने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए राज्यसभा टीवी की जो मॉर्निंग में 9 बजे आती है बेसिकली न्यूज़, 20-25 मिनट की, वो सुन सकते हैं, ठीक है। या कोई भी ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल, सरकारी न्यूज़ चैनल
जहां पे आपको पता चले कि देश में क्या कुछ घट रहा है, नई सरकारी योजनाएं क्या हैं, या सरकार का विजन क्या है किसी चीज को लेके, इकोनॉमी को लेके। तो वो यहां से आपको टॉपिक्स समझ में आ जाएगा। टॉपिक समझ में आ गया तो कोशिश करिए उस टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से देख लें। एनसीईआरटी में नहीं होगा, कई बार होगा, कई बार नहीं भी होगा, ठीक है। तो उसको आप और हम मिलकर डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आप देखें तो बिहार के आर्थिक समीक्षा को भी देखने की जरूरत है हमें, क्योंकि ये बिहार सरकार का आर्थिक दस्तावेज है कि बिहार की अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दिनों में किया क्या है, ठीक है। तो उस पिछले वर्षों का जो बेसिकली आप कहेंगे तो प्रदर्शन है, पिछले वर्षों का प्रदर्शन है इसमें बिहार की आर्थिक समीक्षा में। आर्थिक समीक्षा ऐसे ही भारत सरकार की भी आपको देखनी है और बजट भी देखना है। तो बजट भारत और बिहार सरकार का दोनों का साइमल्टेनियसली देखना है आपको। तो ये चीजें रही कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, और जो आपकी पाठ्य सामग्री है या आपका ध्यान है वो किन किन चीजों पर होना चाहिए। तो बहुत कोई भारी भरकम बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप और हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे आपकी सारी जो पारंपरिक बुक्स हैं ना वो फेल हो जाने वाली हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक पूछ रहा है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा डायनेमिक पूछा जा रहा है। और उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, आपके डेटा भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं 64 बीपीएससी के क्वेश्चन से, और देखने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। तो देखेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये पूछा है क्वेश्चन बेसिकली 64वीं बीपीएससी में, कि भारत में जो फूड सिक्योरिटी है उसकी जरूरत क्यों है। तो उसकी जरूरत क्यों है, तो उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में आप देखेंगे तो विश्व की बहुत बड़ी गरीब आबादी रहती है ना, बहुत ज्यादा एक बड़ी गरीब आबादी रहती है। भारत का जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उसमें भी भारत बहुत ऊपर आता है, मतलब उसका आप कहें तो विश्व की भूखी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा केवल भारत में रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इंडिया के लिए। और अगर भारत में खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली भारत में खाद्य सुरक्षा नहीं रहने पे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी तो खाद्य में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जो सामाजिक संघर्ष है वो भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। कुपोषण, गरीबी, ये सब असंतोष बढ़ जाएगा, पूरी तरह समाज में एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। और जो एक बड़ा गोल हमें दिखता है एसडीजी 2030, वो भी अचीव करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। फिर देखें तो अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। अच्छा दोस्तों, यहां पे हम जिक्र कर दें खाद्य सुरक्षा बेसिकली होता क्या है। तो खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम होते हैं ना। खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम कौन कौन से हैं। एक तो खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है, कि खाद्यान्न उपलब्ध हो, मतलब इतना खाद्यान्न पैदा हो देश में, आप आयात करा के मंगा सकें कि खाद्यान्न आपके पास उपलब्ध हो। दूसरा, अगर उपलब्ध है तो वहां तक पहुंच भी हो लोगों की, मतलब कि लोग खरीद भी सकें। ऐसा नहीं कि खाद्यान्न मार्केट में भरा पड़ा है और इतनी ज्यादा खाद्य मुद्रास्फीति है कि लोग खरीद ही नहीं सकते, बहुत महंगा हो। जैसे दिसंबर के महीने में आपने देखा था प्याज की रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ना, 120 150 चले गए थे, तो लोग प्याज नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। तो दो चीज होनी चाहिए, पहली क्या, एक तो उपलब्धता होनी चाहिए, तो उस समय प्याज की उपलब्धता नहीं थी ना, मतलब प्याज की फसलें खराब हो गई थी। तो एक उपलब्धता और दूसरी पहुंच, और तीसरा खाद्य जो आप खाएं वो एब्जॉर्ब भी हो आपकी बॉडी में, मतलब उसका जो पोषण हो वो आपके शरीर में लगे भी। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी ये है कि आपके अगल बगल का जो सैनिटेशन है, जो हाइजीन है, वो सब बहुत दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। तो वो खाद्य सुरक्षा को हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। तो विश्व व्यापार संगठन को आपने देखा कि डब्ल्यूटीओ किस तरह से काम करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी विश्व व्यापार संगठन वापस इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है विश्व व्यापार संगठन का, वो कोलैप्स कर गया है। वो कोलैप्स कैसे कर गया है कि उसमें बेसिकली 7 मेंबर होते थे,
ठीक है, तो वो 7 मेंबर में से आप देखेंगे तो वहां पे 3 मेंबर थे, उनसे काम चल रहा था, 4 मेंबर फिल नहीं की गई थी उनकी सीट्स, तो 3 में 2 मेंबर और रिटायर हो गए। लेकिन जो फिर एक मेंबर बचा, और जो कोरम है वो बेसिकली 3 के साथ चल सकता है, और उन बाकी 2 को रीअपॉइंट होने ही नहीं दिया यूएस ने। तो यूएस खुद जो मतलब कभी कभी आप कहें तो बहुपक्षीयतावाद, ना बहुपक्षीयतावाद का क्या था, समर्थक था या बातें करता था, वो ही जब इस तरह से व्यवहार करने लगेगा तो किस तरह से जो विश्व है विभूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन की तरफ वापस चला जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो 64वीं में ये जो क्वेश्चन पूछा गया विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, एक और संभावना बन सकती है कि 65वीं में भी इससे जुड़ा हुआ कुछ पूछा जाए कि जब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं रह जाएगा या ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से, तब चीजें कैसे सुधारेंगी, क्योंकि तब तो आप देखेंगे कोई इस तरह से कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, गैट है, गैट का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी थी वो अब काम करने लगेगी। तो वो चीजें हम समझेंगे जब हम अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखिए तो अगला है हमारा जो क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो भारतीय आर्थिक नियोजन ने किस तरह से, आप देखें इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से उद्योग बढ़ा, कृषि बढ़ी ना, या फिर भारत ने समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ाया। तो वो बेसिकली जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे, उन 5 ईयर्स प्लान्स की क्या क्या विशेषता थी, किन किन चीजों को हमने फोकस किया और कहां तक हमने प्राप्त की चीजें। जैसे कृषि में ग्रोथ कभी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन ये कम बड़ी बात नहीं है कि हम खाद्यान्न के मामले में आज आत्मनिर्भर हैं, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, और अब हम खाद्यान्न निर्यात भी कर सकते हैं। और आप देखें तो जिस तरह से कोविड फैल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहां पे बेसिकली सेमी एरिड और एरिड लैंड है, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, और वहां पे बहुत ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता, और यहाँ हमारे यहाँ का बेसिकली बासमती राइस वगैरह है, वो सब वहां भी जाता है, ठीक है, वहां निर्यात होता है, उन लोगों के खाने में यूज होता है। तो हम उनको अपने मतलब एक क्या कह सकते हैं, फूड डिप्लोमेसी के थ्रू भी उन देशों के साथ बेहतर संबंध बना रहे हैं। तो भारतीय आर्थिक नियोजन की मुख्य उपलब्धियां क्या रही, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस तरह हमने गरीबी से लोगों को बाहर निकाला, बेरोजगारी को कम किया है, इसके अलावा समावेशी वृद्धि की ओर बढ़े हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर बढ़े हैं। तो वो सारी चीजें आप 5 ईयर प्लान्स को लेके और उसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए, एक इवेल्युएशन करते हुए बढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था जनांकिकी लाभांश में पूछा गया था डेमोग्राफिक डिविडेंड पर, और आपको किस तरह से फायदा मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको रोकने की जरूरत है। ये दूसरी तरह से भी इसको क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो उसकी ग्रोथ होती जा रही है, उसको या तो आप टैलेंटेड कर दीजिए या इस तरह से उसको कैपेबल कर दीजिए कि वो इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर्स हैं उसमें जाके प्रोडक्टिव कुछ कर सके, ठीक है। और भारत में ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको जनसंख्या पे अभी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, और जो जनसंख्या है इसको अभी कौशल विकास देना होगा, ठीक है, इसका कौशल विकास करना होगा। इसलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन चला था, ठीक है, लेकिन उसकी क्या उपलब्धता रही, और उसकी बेसिकली उस पर रिपोर्ट आई है, कौशल विकास रिपोर्ट 2019 में। तो वहां पे क्या क्या कमजोरियां रह गई हैं और कौशल विकास में हम कहां तक आगे बढ़ पाए हैं, वो सारी चीजें भी डिस्कस करनी है। तो ये कह रहा है कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में नहीं देखा जा सकता। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बेसिकली है क्या, कि आप देखते होंगे ना, जैसे हम लोगों की जीडीपी है वो बहुत बड़ी दिखती है, 2.7 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है, तो बाहर के देशों को बहुत ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो हम वन ऑफ द लोएस्ट में आते हैं, वन ऑफ द लोएस्ट जो कंट्रीज हैं उसमें आते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि या तो दो तरीका है, या तो आप जनसंख्या को कम करिए या फिर आर्थिक विकास को बहुत तेजी से बढ़ा दीजिए कि सबको उसका शेयर मिले। तो दोनों चीजों को साथ साथ करने की जरूरत है, मतलब जनसंख्या पे भी थोड़ा कंट्रोल रखें और आर्थिक विकास की गति को भी तीव्र करें। इसीलिए आप देखेंगे कि हुआ क्या था
मेक इन इंडिया वगैरह लॉन्च किया गया था 2015 में, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा जो 64वीं में आया था। अब हम बात करेंगे 63वीं के क्वेश्चन की, जहां पे आप देखेंगे तो भारतीय कृषि से क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मतलब भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं और उन्हें दूर करने के सुझाव भी दीजिए। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। तो आप देखेंगे तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, मतलब वर्षा सिंचित क्षेत्र कम है, उत्पादकता कम है, नवोन्मेष का अभाव है, यंत्रीकरण नहीं है। ये सारी चीजें जो आपको एक बार में नजर में आती हैं। आप बिहार में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, आपको समझ में भी आता होगा भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं। ना क्रेडिट नहीं मिल पाता है, साख नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो मुख्यतः अड़ातिये हैं, अड़ातिये क्या कह, अड़ातियों की समस्या है कि जो अड़ातिये हैं उनका शोषण हो जाता है। ठीक है, जमीन पे उनका मालिकाना हक नहीं होता है और बेसिकली जो सूदखोर महाजन हैं वो किस तरह से किसान को एक ट्रैप में, डेब्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं। ठीक है, जैसे चाइना फंसा लेता है सारे कमजोर देशों को अपने डेब्ट ट्रैप में, वैसे वो भी फंस जाते हैं और अंत में जब फसल बर्बाद होती है तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा बचता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, हालांकि हर चीज का वे आउट होता है लेकिन वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए और उन्हें दूर करने के सुझाव दीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो दीजिए। तो लगातार कई कमेटीज आती रहती हैं, वो अपने सुझाव देती रहती हैं, हम वही डिस्कस कर सकते हैं। हम इतने मतलब और लोगों के विचार सुन सुन के अपने आप को उस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास भी कुछ चीजें हों बताने को, कहने को। तो जिस चीजें आपको बतानी है उनको यहाँ पे डिस्कस कर देना है। फिर साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करिए। तो जो सरकार के प्रमुख कार्यक्रम हैं, तो भारतीय कृषि के विकास के लिए सरकार किस तरह से मृदा के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था। बीज के लिए आप देखेंगे तो राष्ट्रीय बीज नीति का मसौदा आ गया है अभी। तो उत्पादकता के लिए भी देखेंगे तो अलग अलग तरह से चीजें वैसी चलाई जा रही हैं। यंत्रीकरण पे, अनुबंध कृषि ना, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे भी आप देखेंगे तो बिल आ चुका है एक। तो अनुबंध कृषि, तो सारी चीजें आप देखेंगे ना तो पिछले 6 से 7 सालों में जो भी कृषि के विकास के लिए सरकार ने चीजें चलाई हैं, प्रमुख कार्यक्रम चलाए हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी आपको जिक्र करना चाहिए। तो आप देखेंगे तो इन सारी चीजों के चलते रहने से किस तरह से कृषि ग्रोथ कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, भारत में गरीबी के अनुमान पर चर्चा कीजिए और चर्चा करते हुए गरीबी के जिम्मेदार कारकों की व्याख्या कीजिए। तो गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि गरीबी किस तरह से फैली हुई है। ठीक है, और गरीबी के बहुत सारी थ्योरीज हैं ना, कई सारी थ्योरी हैं गरीबी के। उन्हीं थ्योरीज के आधार पे उसका जिक्र करना था। ये जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे गरीबी वाला तो हम बात करेंगे इस पे कि गरीबी के कौन कौन से कारण हैं और क्यों गरीबी समाज में रह जाती है, क्यों गरीबी रहना पॉलिटिशियंस के हित में है, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ना है। 1970 के दशक से आप देखें तो गरीबी हटाओ का नारा लगा है और आज तक लग रहा है। तो पॉलिटिशियंस भी नहीं चाहते पूरी तरह से कि गरीबी हट जाए। ये थ्योरीज हैं बेसिकली, कुछ थिंकर्स बोलते हैं। ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे ना। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पुलिस भी मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चाहती गरीबी हट जाए, लेकिन अगर गरीबी हट गई तो इन लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं सारे लोग गलत हैं या सारी पुलिस या सारे नेता गरीबी पे राजनीति ही करते हैं, लेकिन नहीं, जहां गरीबी होगी वहां अपराध की भी संभावना बढ़ेगी। जब अपराध की संभावना बढ़ेगी तो पुलिस का रोल बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये थ्योरीज हैं। जब हम गरीबी डिस्कस करेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिर देखिए भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो जो भी कार्यक्रम चले हैं, पहले देखिए किस तरह के कार्यक्रम थे, जो आपको टॉप टू डाउन अप्रोच थे ना, ऊपर से कार्यक्रम दिए जाते थे और नीचे आपको इंप्लीमेंट करना था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी वो डाउन टू टॉप अप्रोच वाले हो गए हैं कि नीचे से मतलब इनपुट्स जाएंगे और गरीबी निवारण के लिए कार्यक्रम। ठीक है, जैसे आप देखें मनरेगा गरीबी निवारण के लिए बहुत सशक्त कार्यक्रम रहा है। ठीक है, इसके अलावा पहले आप देखेंगे तो बेसिकली सप्लाई ड्रिवन थे जो कार्यक्रम थे गरीबी निवारण के। वो सप्लाई, जिस तरह से सप्लाई कर दी जाएगी और गरीबी दूर करने में वो चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो डिमांड ड्रिवन है।
मतलब आप मनरेगा में अपने रोजगार की डिमांड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि उस तरह से कार्य दिवस, मनरेगा के कार्य दिवस आएंगे। तो किस तरह से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, उनकी प्रवृत्ति किस तरह से बदली, ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 63वीं बीपीएससी में। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में ही स्थापित हो पाए हैं, इसके कारणों की व्याख्या करें और भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करें। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो स्टेट्स थोड़ा सा प्रोएक्टिव थे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से समान माल भाड़ा नीति का पालन करते हुए मतलब समान माल भाड़ा नीति मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र ए है, कोई क्षेत्र बी है। ए थोड़ा सा इकोनॉमिकली गरीब राज्य है और बी संपन्न है, तो समान माल भाड़ा मतलब कि माल भाड़ा समान होगा और वहां से यहां सामान आ सकता है। पहले ऐसा था आजादी के बाद। तो हुआ ये कि बी की जो सरकार थी उसने क्या किया, उसने थोड़े से प्रोएक्टिव कदम लेते हुए और अपने राज्य में जो उद्योग थे उनको प्रोत्साहित करते हुए ए के राज्य में जो खनिज पाए जाते थे या जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स पाए जाते थे, रॉ मटेरियल्स पाए जाते थे, उनको रेल के थ्रू ले लिया अपने यहाँ और जो भी चार्जेस हुए वो उसने दे दिए। लेकिन समान माल भाड़ा था, कोई अतिरिक्त तो उन पे लगता नहीं था। तो रॉ मटेरियल्स आप देखेंगे तो रॉ मटेरियल्स की कीमत उतनी ज्यादा होती नहीं, और जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं या जो बने हुए गुड्स होते हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है। तो बी राज्य आप देखेंगे विकसित होता गया ना, इसीलिए आप देखेंगे कई कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोग पीटी में देखते हैं या मेंस में देखते हैं कि कोयला उद्योग संयंत्र या इस्पात उद्योग संयंत्र, बेसिकली इस्पात उद्योग संयंत्र, वो लग तो गया लेकिन वहां पे लोहे की कोई बहुत बड़ी खदान नहीं थी, तो पता चला लोहा बाहर से ही आ जाता था, कोयला बाहर से ही आ जाता था। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो इसके कारणों की क्या व्याख्या रही, इसके कारणों की व्याख्या रही सरकारें बहुत प्रोएक्टिव रही वहां की। जैसे मैंने बताया कि बी स्टेट की सरकार बहुत प्रोएक्टिव रही। और भारत के प्रमुख बुनियादी उद्योगों की व्याख्या करने को बोला है, प्रमुख बुनियादी उद्योग क्या होते हैं और उनकी व्याख्या। तो ये 63वें बीपीएससी का क्वेश्चन था। फिर 63वीं बीपीएससी में ही देखिए वापस से खनिजों पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों की विस्तार से व्याख्या करें, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान की चर्चा करें और भारत की नई खनिज नीति की प्रमुख बातों को बताएं। तो आप देखेंगे बेसिकली बिहार जो था खनिज संपन्न राज्य था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ तो मुख्यतः जो खनिज के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र थे या बेल्ट थी वो सारे झारखंड में चली गई। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब खनिज का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है किसी कंट्री में ना, किसी कंट्री के विकास में। आप देखें जैसे जो खनिज है बेसिकली चाइना में भी तो बहुत होते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे वहां पे जो खनिज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे खनिज है जो चाइना में ही मिलते हैं। तो इसलिए चाइना आप देखेंगे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ऊपर निकल जाता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही आप इंडिया में भी सोच सकते हैं कि भारत में देखेंगे जहां पे खनिजों की संख्या ज्यादा है, जो जहां पे खनिज बहुत अच्छे पाए जाते हैं, अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, कुछ कुछ राज्य अपवाद भी हो सकते हैं, जैसा बिहार था, बहुत ज्यादा खनिज था जब झारखंड और बिहार एक था, लेकिन उस तरह से विकास नहीं हो पाया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे ना, वो सब चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी संदर्भ में आपको आर्थिक विकास में इनके योगदान की चर्चा करें, क्योंकि आप देखें ना तो खनिज से ही बेसिकली जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, इनको गति मिलती है। और जब ये दोनों चलेंगे ना तो एक जो इकोनॉमी का गुड साइकिल होता है ना वो बेसिकली चलने लगेगा। ठीक है, और भारत की नई खनिज नीति की प्रमुख बातों को बताएं। तो भारत की नई खनिज नीति आई थी उस साल, तो वो इंपॉर्टेंट थी, इसलिए खनिज से भी क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए 60 से 62वीं में क्वेश्चन है, भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं है, वरन श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन ये ऐसा कह रहा है कि अगर आपको दीर्घकालीन रोजगार नीति बनाते हैं आप, तो उसमें केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वोकेशनल कोर्स कोई किया और उसके बाद आपको वहां पे रोजगार मिल गया, नहीं, बल्कि रोजगार मिल जाने के बावजूद भी ऐसा करना चाहिए कि जो श्रम शक्ति है उसकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएं, मतलब उनको और ज्यादा ट्रेंड करें। ठीक है,
उनको और ज़्यादा ट्रेंड करें, उनकी जो आर्थिक क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ा दें, उनकी उत्पादक क्षमता ज़्यादा बढ़ा दें। तो वही पूछा है। तो इसके बाद क्या करना है, इस कथन का विवेचन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण के मार्फत ज्ञान और दक्षता के विकास के संदर्भ में कीजिए। मतलब नॉलेज इकोनॉमी जो है आपकी ना, नॉलेज इकोनॉमी टर्म आप बहुत बार सुनते होंगे। नॉलेज इकोनॉमी और जो इफिशिएंट इकोनॉमी, उसके विशेष संदर्भ में कीजिए। और देश में 2000 के बाद, सन 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों और फलितार्थों को भी समझाइए कि क्षेत्रवार रोजगार किस तरह से बढ़े हैं। तो आपको पता है किस तरह से सेवा क्षेत्र बढ़ता रहा है और पर्यटन भी बढ़ा है 2000 के बाद। मैन्युफैक्चरिंग कमजोर था, उस पर जोर दिया गया है। जो इंडिया गवर्नमेंट आई है वहां पे मेक इन इंडिया के थ्रू, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू, तो वो सारी चीजें जो हैं तो आप समझ सकते हैं और सरकार के प्रयास भी बता सकते हैं कि क्षेत्रवार रोजगार सृजन की और क्या क्या इसकी प्रवृत्तियां रही। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का था। अब आगे देखिए, ये है 60 से 62वीं का एक और क्वेश्चन जो भारतीय कृषि में पूछा है कि भारतीय कृषि में समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। कि भारतीय जो इंडियन एग्रीकल्चर है इसमें बेसिकली समृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, और जो प्रोडक्टिविटी है इसकी प्रवृत्ति किस तरह से है। ठीक है, मतलब ये किस तरह से ट्रेंड आपको शो कर रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में आप देखेंगे बेसिकली तो कुछ स्टेट्स हैं जैसे एमपी है, वो 10 से 12%, 14% की ग्रोथ लेके चल रहा था। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट खराब थी एग्रीकल्चर में। तो भारत में कृषि की समृद्धि और उत्पादकता में भी आप देखें तो अलग अलग ट्रेंड शो करते हैं। कहीं पे उत्पादकता बहुत ज्यादा है, कहीं खराब है ना, कहीं पे किसान उस तरह से इनोवेटिव नहीं हो पाते हैं, कहीं उस तरह से जोखिम लेने की उनमें हिम्मत है। तो वो सारी चीजें आपको बतानी है कि भारतीय कृषि में किस तरह समृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियां हैं और ये किस तरह से डेवलप हो रही हैं। और देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाइए। तो कृषि आय को बढ़ाने के उपाय, तो जो कृषकों की दोगुनी करने की आय, जो दोगुनी करने की रणनीति है सरकार की, उस पर भी बात कर सकते हैं आप कि उसके लिए सरकार क्या सोचती है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं ना, और देश में उत्पादकता में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। अब ये देखिए 60 से 62वीं का ही क्वेश्चन है। हाल की अवधि में पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से, मतलब जो पंचायत व्यवस्था है, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत, वो सारी चीजें, उनके माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन भारत की आयोजना का केंद्र बिंदु रहा है। मतलब जब प्लानिंग किया गया तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि जो पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण माध्यम से जो प्लानिंग की गई उसमें डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग थी वो भारत के लिए बेहतर होती ना। इस कथन को समझाते हुए समन्वित प्रादेशिक विकास नियोजन, मतलब जो रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग है, उसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए कि आप कैसे बनाएंगे वो चीजें। ठीक है, और इसके साथ ही संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के परिदृश्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि ये जो विकेंद्रीकृत नियोजन की हम लोग बात करते थे ये बेसिकली कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, और किस किस हद तक इसको आप प्रासंगिक मान सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे पंचायतों को या अर्बन लोकल बॉडीज को उस तरह से फिनेंशियल पावर नहीं है, और खुद आप देखेंगे तो जो स्टेट हैं वो खुद नहीं बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को या पंचायत को ना। आप देखेंगे तो वो खुद ही इलेक्शन बड़ा लेट करवाते हैं पंचायतों के, सारी चीजें। जैसे आप अभी देखें तो करंट का मुद्दा है कि तमिलनाडु ने 2016 के बाद पंचायत के इलेक्शन ही नहीं करवाए हैं। 3 साल बाद अब जाके वहां पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं। तो वहां पे विकेंद्रीकृत नियोजन कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब चीजें जो देश में अगल बगल घट रही होती हैं उनसे आपके क्वेश्चन सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो वो चीजें हम लोग जब साथ में क्लास करेंगे तो डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए ये पूछा है कि भारत में सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान और गैर मेरिट वस्तु अनुदानों से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है कि भारत में जो सार्वजनिक वस्तु अनुदान है, ठीक है, सार्वजनिक वस्तु अनुदान, इन तीनों की एक मोटी मोटी परिभाषा पूछी है। ठीक है, तो सार्वजनिक वस्तु अनुदान क्या होता है? सार्वजनिक वस्तु अनुदान है जहां पे आप अमीर और गरीब में नहीं बांट सकते किसी को ना ही कीमत लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली इसको सहायकी में गणना ही नहीं की जाती है। कैसे ये हुआ? ये ऐसे हुआ जैसे आप मान लीजिए फ्रेश एयर है,
ना, शुद्ध वायु है, या फिर नेशनल डिफेंस है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी से अलग चार्ज कर सकते हैं, किसी से नहीं। स्वच्छ हवा जो है वो तो सबका हिस्सा बनता है, उस पर सबका अधिकार है, तो उसको अमीर गरीब में नहीं बांट सकते। तो ये पब्लिक गुड्स है, तो पब्लिक गुड्स के लिए जो पब्लिक गुड्स सब्सिडी, सार्वजनिक वस्तु अनुदान, ये उस तरह से जिसे हम अमीरी गरीबी में नहीं बांट सकते, और इसलिए इसकी सहायकी की गणना नहीं की जाती। इसको ऐसे समझिए। मेरिट वस्तु अनुदान क्या है? मेरिट वस्तु अनुदान है कि किसी एक के यूज करने पर काफी ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए ना। मेरिट गुड सब्सिडी, जैसे मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन ना, अभी कोरोना फैला हुआ है, कोरोना की एक वैक्सीन मान लीजिए आ जाती है, ठीक है। तो वो वैक्सीन मान लीजिए एक इंसान ने लगा लिया, ठीक है, और वो पोटेंशियल था कि वो कैरियर हो सकता था, पोटेंशियल कैरियर। तो उस एक के लगा लेने से वो जो संक्रमण की दर होगी, उसको, उसका जो आर नॉट होगा वो कम कर देगा, ठीक है। तो मेरिट वस्तु अनुदान ऐसे हुए। टीकाकरण इसको समझ सकते हैं कि जो संक्रामक रोग हैं उनको आप कम कर देंगे, जिस तरह से ये फैलने वाले रोग हैं। तो मेरिट वस्तु अनुदान ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और इसके सोशल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, सोशल बेनिफिट्स भी इसके बड़े होते हैं। अब बात करें गैर मेरिट वस्तु अनुदानों की। तो गैर मेरिट वस्तु अनुदान क्या है? बेसिकली कि एक व्यक्ति को तो लाभ हो, लेकिन बाकी जो सारा समाज हो उसको उसका बोझ उठाना पड़ता है गैर मेरिट वस्तु अनुदान के तहत। जैसे कैसे समझिए, उदाहरण के थ्रू समझिए, ज्यादा आसान होगा। जैसे फ्री लाइट है, फ्री पानी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फ्री लाइट और फ्री पानी की। तो होता क्या है कि फ्री लाइट और फ्री पानी होने से किसी एक वर्ग को, किसी एक व्यक्ति को फायदा होता है, लेकिन उसका जो, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है या जो उसकी जिम्मेदारी उठाता है, वो तो पूरा राज्य या पूरा देश उठाता है ना। तो वो चीजें हैं। तो गैर मेरिट वस्तु अनुदान, तो बेसिकली पूछा क्या है, ये परिभाषाएं पूछी थी जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर पूछा देश में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम अनुदानों की समस्या तथा हाल ही की प्रवृत्तियों को समझाइए। तो बेसिकली ये जो तीन चीजें दी है ना आपको, उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम अनुदान, ये सारी किसमें आएंगी? गैर मेरिट वस्तु अनुदान में, ठीक है। क्योंकि उर्वरक में भी देखेंगे तो एक व्यक्ति को लाभ होता है या एक वर्ग को लाभ होता है, और जो सब्सिडी का बोझ होता है वो देश को उठाना पड़ता है। खाद्य में भी ऐसा ही है, पेट्रोलियम में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये प्रवृत्तियां क्या है? तो जैसे आप उर्वरक में देखेंगे, उर्वरक में क्या हुआ था, तो 2016 के आसपास आप देखेंगे तो उर्वरक जो थे ना, यहाँ पे इंडिया में कीमतें कम है उर्वरकों की, जो फर्टिलाइजर्स हैं। और पाकिस्तान में, नेपाल में, वहां पे बांग्लादेश में, वहां सब ज्यादा कीमतें हैं। तो यहाँ से जो बोरियां थी फर्टिलाइजर्स की, वो इलीगली तरीके से पास की जाती थी, पास करके वहां भेज दी जाती थी। और वहां पे और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इनका यूज होता है, जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। तो वहां पे वो सब चीजें भेज दी जाती थी। तो उनको रोकने के लिए ना, क्योंकि ये बेसिकली गैर मेरिट वस्तु अनुदान था, तो ऐसा नहीं कि किसी और वर्ग को फायदा हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हमने उर्वरकों में नीम कोटिंग कर दिया। तो नीम कोटेड यूरिया का कॉन्सेप्ट आया था ना, कि ये धीरे धीरे से अपने न्यूट्रिएंट्स छोड़ेगा, और बेसिकली नीम कोटेड यूरिया से उसको धुलने में बहुत टाइम लग जाएगा और संसाधन भी लग जाएंगे। तो उससे किस तरह से आप देखेंगे, तो वो जो समस्या थी बेसिकली उर्वरक के क्षेत्र में, उसको दूर करने के लिए किस तरह सरकार ने पहल उठाई, ठीक है। तो उसका बेसिकली उर्वरक जो थे उसका यूज किस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। तो वो जो गैर मेरिट वस्तु अनुदान को आप कैसे तर्क संगत रखेंगे, ऐसे ही खाद्य के क्षेत्र में जो अनुदान जाता है उसकी भी बात कर सकते हैं, कि वहां पे किस तरह से बात की गई थी कि जो सब्सिडी है बेसिकली खाद्य में, उसको किस तरह से आप ट्रांसफर करें। तो आप देखेंगे तो एक जो पैनल था उसने अनुशंसा की थी कि बेसिकली आप मार्केट रेट पे ही खरीदने दीजिए उन लोगों को फूड। मान लीजिए मार्केट में कीमत 12 रुपए है गेहूं की, या आप मानिए आटे की, और जो आपको पीडीएस शॉप के थ्रू मिल रहा है लोगों को या गरीब लोगों को, वो मान लीजिए 3 रुपए में मिल रहा है। तो उसने कहा था कि ये ऐसा करिए आप कि उनको 12 रुपए में ही खरीदने दीजिए, और विद इन मतलब 48 आवर्स या एक समय स्पेसिफिक टाइम में बाकी पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इससे जो बेसिकली अनुदान रहेगा या जो सहायकी रहेगी वो बहुत तर्कसंगत रह जाएगी।
पेट्रोलियम अनुदानों की भी यही समस्या थी। पेट्रोलियम अनुदानों की क्या समस्या थी? इसकी समस्या ये है क्रॉस सब्सिडाइजेशन की। उस क्रॉस सब्सिडाइजेशन से होता क्या है, पेट्रोलियम और डीजल के क्रॉस सब्सिडाइजेशन से, कि जो आपके माल भाड़ा की जो मतलब कीमत होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और मतलब इंडिया में क्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी माल भाड़े की कीमत है, मतलब जो सामान यहां से वहां ले जाते हैं रेल के थ्रू हम, मतलब इंडियन गवर्नमेंट, तो सबसे ज्यादा कीमत यहीं पे पड़ जाती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम अनुदानों की ये समस्या है, और क्रॉस सब्सिडाइजेशन से किस तरह से समस्या आई है और उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी थी। करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक था, पिछले 1 से 1.5 साल में जो चीजें घटी थी और उस पर सरकार की जो पहले थी उस पर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। फिर ये देखिए, जनांकिकी लाभ क्या है, आर्थिक समृद्धि पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ना, तो यहाँ आप बता सकते थे जनांकिकी लाभांश क्या है, उसके प्रभाव। भारत में कृषि विपणन का वर्णन कीजिए और कृषि विपणन व्यवस्था की कमजोरियों को बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात की गई है, फिर बिहार सरकार ने इसके लिए क्या उपाय सुझाए हैं, तो ये तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में ही मिलेगा। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे हम लोग, और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इकोनॉमिक सर्वे की जो बात लिखी हुई है उसमें इंपॉर्टेंट वो भी सब बताता चलूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एपीएमसी एक्ट में अभी सुधार भी हुआ है। ठीक है, और बिहार सरकार से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वो जब हम एपीएमसी एक्ट पढ़ेंगे तो बताएंगे कि बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप किसान किसी भी मंडी में जाने की अपेक्षा खुले में भी अपनी चीजें बेच सकता है ना। तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल मैं एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूं। फिर देखिए क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और धारणीय विकास में क्या संबंध है? भारत में आर्थिक समृद्धि तथा पर्यावरण के अधःपतन मतलब डिग्रेडेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जोड़ के क्वेश्चन पूछता है कई बार पर्यावरण संरक्षण को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। फिर देखिए रीजनल प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है, रीजनल डेवलपमेंट से ये कहां तक बिहार में सफल हो सकता है या सफल हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये देखेंगे तो 56 से 59 में पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये काफी 4-5 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन देखते रहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इन सारे एरिया से पूछे जा रहे हैं लगातार। फिर देखिए पूछ रहा है किस प्रकार से भारतीय मानसून का परिवर्तनशील प्रभाव भारत के कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो भारतीय मानसून का जो परिवर्तनशील प्रभाव है भारत की कृषि को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि आप देखेंगे ना 45% जमीन पर ही मतलब हमारे संसाधन फैले हुए हैं जहां पे हम मतलब बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, और 55% अभी भी किसके हिस्से में है, मतलब वो अभी भी मानसून के हिस्से है। तो जो आपकी आधी आबादी ही भगवान भरोसे या मानसून भरोसे है, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगी चीजें। तो बिहार के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे बिहार के विशेष संदर्भ में बिहार की नदी जोड़ो परियोजना या बांध बनाना और वो सारी चीजें, दूरदृष्टि होना ना, और जो आपका नॉर्दर्न बिहार है वहाँ पे बेसिकली फ्लड की समस्या रहती है, उसको किस तरह से मैनेज करना, उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना ना, क्योंकि आप देखेंगे तो बाढ़ वगैरह आने से ना सॉइल फर्टिलिटी एक लेवल पे बढ़ती ही है, लेकिन अगर जल प्लावन लगातार होता रहे तो जो ऊपरी मृदा की परत होती है वो बह जाती है और वही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। तो उस संदर्भ में भी उसका जिक्र कर सकते थे। फिर माइक्रो लेवल प्लानिंग पे पूछा है कि किस तरह से माइक्रो लेवल प्लानिंग ने भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, वो चीजें भी आप बता सकते हैं। ये 2001 की जनगणना पे, क्योंकि वो उसके आसपास ही हुई थी चीजें, तो 2011 की जनगणना पे बेसिकली पूछ लिया था क्वेश्चन। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, कृषि विविधता और जैविक कृषि भारत में खाद्य संरक्षण के अच्छे विकल्प हैं। तो इनको बेसिकली फूड प्रिजर्वेशन से जोड़ के इनको पूछा है कि किस तरह से क्रॉप डाइवर्सिटी रखी जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, तो बिहार किस तरह से ग्रोथ कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी संभावनाएं हैं वो आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन हुए कुछ अलग से क्वेश्चंस जो रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन थे, जो मैंने बोला था कि ये नया ट्रेंड दिख रहा है अभी, और पूरी संभावना है कि हो सकता है ये जो ट्रेंड है वो कैरी भी करे। ठीक है, ये कैरी भी करेगा तो इसको देखने की जरूरत है। इसको देखने की कैसे जरूरत है कि यूएनडीपी जो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2019 का, उसका प्रमुख विषय क्या है, विश्लेषण किस प्रकार आय औसत और वर्तमान स्थिति के आगे चला जाता है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं एक बार, क्योंकि
एक बार हम फॉर्मेट्स भी देख लें तो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली थीम क्या थी, तो जो ये बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेज, बियॉन्ड टुडे, ये इसकी थीम थी। मतलब आय से परे, औसत से परे, वर्तमान स्थिति से परे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या था, मानव विकास में असमानता 21वीं सदी में प्रगति के लिए गंभीर चुनौती। ठीक है, तो किस तरह से मानव विकास में जो असमानता होगी वो 21वीं सदी की प्रगति के लिए गंभीर चुनौती होगी, उसको भी देखने की जरूरत है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आप देखेंगे तो ये जो यूएनडीपी की एसडीआई रिपोर्ट आती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बेसिकली 4 श्रेणी में बटी होती है। और इस बार 2019 में बेसिकली टॉप पर नॉर्वे था ना, भारत की स्थिति 129वीं थी। और भारत किस में आता था, भारत जो मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश थे उनमें आता था। ठीक है, तो 2010 से आप देखेंगे तो एसडीआई की जो गणना की गई है उसमें नई प्रविधि का उपयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो नई चीजें लिखी हैं, पुरानी चीजें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली 2010 से एसडीआई की गणना में जो नई प्रविधि का उपयोग किया गया, तो 3 संकेतक शामिल किए गए थे। कौन कौन से थे आपको भी पता है, पीटी के लिए भी आप लोग पढ़ते हैं। एक तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा शिक्षा सूचकांक, और तीसरा आय सूचकांक। तो यहां पे आप देखेंगे तो जीवन प्रत्याशा तो 2000 के आसपास से अभी तक 11.6 साल बढ़ी है, मतलब लगभग 11 साल के आसपास बढ़ी है जीवन प्रत्याशा। तो इसका मतलब चीजें ठीक हुई हैं। शिक्षा सूचकांक भी देखेंगे तो जो स्कूली शिक्षा का औसत है वो लगभग 3.5 साल बढ़ा है। और आय सूचकांक भी लगभग 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 2.5 गुना मतलब किसी को 100 रुपए मिलता था तो अभी 250 मिलने लगा है। तो इतनी बढ़ गई हैं, ये सारी चीजें बढ़ गई। इसके अलावा कुछ नए नए फैक्ट भी निकल के आए थे इसी न्यूज में, मतलब इसी रिपोर्ट में। तो बेसिकली 2005-6 से 2015-16 तक आप देखेंगे तो लगभग 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, 27 करोड़। किंतु अभी भी भारत में कितने गरीब रह रहे हैं, 36 करोड़ गरीब अभी भी भारत में रह रहे हैं, जो संपूर्ण विश्व का कितना है, 28% है। हालांकि अब इसकी संख्या बदलने वाली है, क्योंकि पोस्ट कोविड 19 जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से बदलेगा और लोगों की स्थिति भी बदलने वाली है। तो ये तो बात हुई पिछली। ठीक है, लेकिन वो कह क्या रहा है कि ये थीम आय से परे, औसत से परे और वर्तमान स्थिति से परे है। और एक लाइन थी ना, बेसिकली अगर आप एक मूवी देखेंगे, उड़ान मूवी थी ना, कि जो नजरों के आगे नजर देख पाती तो तुम सोचते कि मैं क्या सोचता हूं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट देख रही है ना, ये रिपोर्ट की थीम के आगे भी अगर आप सोच सकते, या आपको सोचना चाहिए, ऐसा एग्जामिनर आपको मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए नई पीढ़ी की असमानताएं क्या हैं। नई पीढ़ी की ये 3 असमानताएं हैं। पहली क्या है, शिक्षा है नई पीढ़ी की असमानता, शिक्षा। दूसरी तकनीक, उन तीनों के अतिरिक्त भी। और तीसरी जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है, बेसिकली तकनीक की वजह से शिक्षा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हुआ क्या है कि एक तथ्य भी मैंने लिखा है जो उस रिपोर्ट में, लगभग 300 पेज की रिपोर्ट है, उसमें ये था कि अगर कहीं पे भी इंटरनेट की उपलब्धता 15 गुना ज्यादा हो जाए, जैसा कि उच्च विकास वाले देश, जो उच्च विकास श्रेणी वाले देश थे, उसमें देखा गया कि इंटरनेट की उपलब्धता बहुत सुलभ हो गई और 15 गुना ज्यादा फास्ट हो गई, इफिशियंट हो गई, तो उनकी जो सीखने की गति 6 गुना ज्यादा हो जाती है ना। ये रिपोर्ट है बेसिकली। तो इससे आप क्या समझ पाए, इससे आप ये समझ पाए जिसके पास इंटरनेट की उपलब्धता ज्यादा बढ़िया होगी वो आदमी ग्रोथ जल्दी से कर सकता है। आप भी देखते हैं कि आज से 5 से 10 साल पहले आपको कोई बेवकूफ बना सकता था या कुछ भी बता सकता था, लेकिन अभी आप क्या हुए हैं, समझदार हो गए हैं। अभी आप कोई कुछ भी बोलता है, आप तुरंत गूगल सर्च करते हैं और आप उसको बता देते हैं कि ये असलियत है, ये नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो उच्च श्रेणी वाले देश थे, जो आप बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्री कहेंगे, वहां पे तो आप देखेंगे इंटरनेट को मूलभूत अधिकार भी बना दिया गया है। तो उससे हुआ क्या कि वहां इंटरनेट की ज्यादा उपलब्धता होने से शिक्षा जो है वो क्या हुई, रिवोल्यूशनलाइज हो गई, पूरी तरह से क्रांतिकारी हो गई। और शिक्षित होने से उनका कौशल विकास बहुत बेहतर हो गया, और उस कौशल विकास के बेहतर होने से वो एक बेहतर मानव संसाधन हो गए अपने देश के लिए, विकास करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी, उस तरह से देखने की जरूरत थी। जलवायु परिवर्तन ने भी किस तरह से
गरीब देशों को ज़्यादा परेशान किया है, अमीर देशों के पास उतने संसाधन हैं कि वो उस तरह से चीज़ें कर ले रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो नई पीढ़ी की असमानताएं हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। तो बेसिकली ये जो 3 इंडिकेटर्स थे इन पे आपको बात करना था, शिक्षा, तकनीक और जलवायु परिवर्तन, इनके कारण कहां से चीजें बदल रही हैं और मानव विकास में असमानता 21वीं सदी में प्रगति के लिए गंभीर चुनौती किस प्रकार से है, इस पर। तो ये क्वेश्चन का बेसिकली प्रारूप था, आपको क्वेश्चन किस तरह से डिटेल्ड में एनालिसिस करना था। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ समाधान नेटवर्क के अनुसार सुखदायिता के समर्थक प्रमुख सूचकों की समीक्षात्मक आलोचना करिए। ठीक है, तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक जारी किया गया, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, किसके द्वारा? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको। तो बेसिकली विश्व खुशहाली सूचकांक पे ही ये क्वेश्चन है कि ये किस तरह से इसमें सुखदायिता के जो समर्थक सूचकांक है इनकी आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो विशेष क्या है? विशेष ये है कि बेसिकली जो ये खुशहाली सूचकांक बनता है इसमें एक ये गैलप एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। ये गैलप वर्ल्ड पोल के प्रश्नों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। वो प्रश्न होते हैं कई चीजों पे, जिनमें आप मुख्यतः समझिए तो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक सहायता कितनी मिलती है सरकारों से, आय प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, स्वतंत्रता मतलब नागरिक स्वतंत्रता कितनी है, इंटरनेट की स्वतंत्रता कहां तक है, विश्वास सरकारों और संस्थाओं पर, और उदारता मतलब वहां की सरकार और समाज कितना उदार है अन्य विचारों के लिए। ठीक है, अब नया क्या हुआ है, इसमें पर्यावरणीय कारक भी जोड़ दिए गए हैं। तो बेसिकली आप देखिए तो कुछ इसमें जैसे मान लीजिए स्वस्थ जीवन प्रत्याशा को लीजिए तो गैलप वर्ल्ड पोल के प्रश्नों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो होता क्या है कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पे आपके सामने या कुछ एक लोगों को रख के उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आप स्वस्थ फील करते हैं, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी उम्र के और लोग आपकी तुलना में ज़्यादा काम कर सकते हैं, या आप कब तक बीमार होते रहते हैं, कब कब बीमार होते रहते हैं, क्या इससे आपकी आय प्रभावित होती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना। या फिर जैसे सामाजिक सहायता पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आपको लगता है कि सरकार आपके लिए बेहतर सामाजिक सहायता दे रही है, या आप अगर मान लीजिए कोई विधवा है तो उसको विधवा पेंशन मिल रही है या नहीं, सरकार कितना समर्थन कर रही है उसको, सामाजिक जो बेसिकली योजनाएं हैं उसका कितना फायदा ले पा रहे हैं वो लोग। तो एक सामान्य तौर पे इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं जो डिजाइंड होते हैं और गैलप वर्ल्ड पोल इसे करता है। इसके परिणामों को बेसिकली जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और सामाजिक सुरक्षा से सहसंबद्ध किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जीडीपी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए इंडिकेटर्स ही हैं। ठीक है, तो इनके आधार पे बताना था। तो बेसिकली आप देखेंगे जैसा हमने बताया स्वस्थ जीवन प्रत्याशा में भी ऐसा नहीं है बढ़ा नहीं है इंडिया ने ग्रोथ की है। ठीक है, अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में अपने देखा सामाजिक सहायता योजनाएं भी चल रही हैं, उनका भी लाभ मिल रहा है। आय, भारत की जीडीपी तो बड़ी है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या भी उतनी बड़ी है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी बहुत कम हो जा रही है। स्वतंत्रता में आप देखेंगे तो नागरिक स्वतंत्रता यहाँ पे उस तरह से नई समस्या मतलब समस्या बन के खड़ी हो गई है। आप देखेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विरोध होता है ना, मतलब 370 के हटने के बाद, और वहां पे इंटरनेट पूरी तरह से बाधित किया जाता है, या फिर एंटीसीए प्रोटेस्ट आप देखिए तो किस तरह से नागरिक स्वतंत्रता का दमन किया जाता है, इंटरनेट को लगातार शटडाउन किया जाता है। वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेट शटडाउन के केसेस हुए अगर आप देखेंगे तो 67% केसेस केवल इंडिया में हैं। तो जो ये दिखाता है कि एक उदार समाज हम नहीं है, या कम से कम उसकी तरफ उससे दूर होते जा रहे हैं एक उदार समाज से। विश्वास है सरकार संस्थाओं पर, तो मतलब भ्रष्टाचार, आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप देखेंगे तो इस पर एक निगेटिव परसेप्शन है, लोगों को लगता है, आम लोगों को, आम आदमी को, कि भ्रष्टाचार अभी भी बहुत कम नहीं हुआ है या उस तरह से कम नहीं हुआ है। तो ये सुखदायिता के कुछ सूचक थे, लेकिन इनमें अभी क्या हुआ है, पर्यावरणीय कारक भी शामिल किए जाने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नदियों, झीलों, नहरों और हरित क्षेत्रों से आपका कितना जुड़ाव है। ठीक है, मतलब उनके प्रति आप कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। या फिर आप देखें तो आपके यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, हवा की गुणवत्ता कैसी है, शोर का कैसा स्तर है ना। शोर का स्तर आप समझ ही सकते हैं,
अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बावजूद भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत शोर आ ही रहा होगा आपको वीडियो के दौरान, जिसकी वजह से व्यवधान भी आपको उत्पन्न हो रहा होगा। मौसमी परिस्थितियां कैसी हैं? मौसमी परिस्थितियां मतलब ऐसा तो नहीं है मौसम बार बार बदलता रहता है, तो ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, एकदम अकाल भी पड़ जाता है। तो इससे लोगों में क्या है, कैसा मनोभाव है पर्यावरणीय कारकों में, मतलब सकारात्मक मनोभाव है कि नकारात्मक है? तो आप देखेंगे तो जो बेसिकली हवा, शोर और मौसमी परिस्थितियां, इसके कारण जनता परेशान है। जनता ऐसे परेशान है कि आप देखेंगे तो जो टॉप 20 ना, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब देश हैं या खराब शहर हैं, उसमें मैक्सिमम भारत में रह जाते हैं, 13-14 भारत में ही हैं। तो आप सोचिए, हवा का इतना ज़्यादा खराब स्तर होने से स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कैसे सुनिश्चित हो पाएगी, या स्वस्थ मतलब शोर अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तभी आप कैसे स्वस्थ जीवन प्रत्याशा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो ये एक बड़ा इंडिकेटर था, और ये वही पूछा है उसकी आलोचनात्मक, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आप जाएंगे तो विश्व खुशहाली सूचकांक के बारे में उसने पूछा है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, सुखदायिता के जो सूचक हैं, ये इनकी आलोचनात्मक समीक्षा करिए कि अगर ये अच्छा है भारत में, तो फिर भारत क्यों पीछे हो जा रहा है? क्योंकि समस्या ये भी तो है ना कि नेपाल की जो रैंकिंग है वो 92 है। पाकिस्तान, जिससे हम आजकल लगातार तुलना करने लगते हैं अपनी, जबकि वो तुलना के लायक देश भी नहीं है हमारे, वो 66 है। बांग्लादेश 160 है और हम 129-30 के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखने की जरूरत है कि विश्व खुशहाली सूचकांक को कैसे बेहतर किया जाए। तो आप देखेंगे ना, तो हालांकि भारत सरकार इसे बहुत सीरियसली नहीं लेती, ऐसा दिखाती है कि हम नहीं लेते हैं, लेकिन खुद मतलब प्रधानमंत्री स्वयं मिलकर कई बार कह चुके हैं नीति आयोग से कि आप ध्यान दीजिए ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और हमारी अगर रैंकिंग अच्छी रहेगी खुशहाली की तो हमारे लिए आगे भी चीजें अच्छी रहेंगी, एक दुनिया में एक अच्छी इमेज बनेगी। ठीक है, ये आगे के क्वेश्चन देखिए। तो विमुद्रीकरण योजना पे क्वेश्चन पूछा है, डिमोनेटाइजेशन 60 से 62वीं में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें बहुत मतलब हॉट टॉपिक था विमुद्रीकरण, जीएसटी, इसलिए दोनों पे क्वेश्चन आया था 60 से 62वीं में। ठीक है, और इसको जोड़ के किससे पूछा है? बिहार सरकार की शराब प्रतिबंध नीति से, और यहाँ पे कार्यान्वयन से क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या फायदे हुए। तो ये जीएसटी संघवाद और वो सारी चीजें, राजस्व का नुकसान और फायदा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे। फिर देखिए 53 से 55 में पूछा है 13वीं वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें, तो इस बार आपके लिए 15वां वित्त आयोग आ चुका है, वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको एकदम पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। बिहार राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की बिगड़ती हुई परिस्थिति को समझाइए, इसके लिए आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की जरूरत है, और आपको समझ होनी चाहिए कि बिहार के वित्तीय संसाधनों की स्थिति क्यों बिगड़ी हुई है, कृषि क्यों बहुत लाभकारी व्यवसाय नहीं है, उद्योग क्यों नहीं वहां पर स्थापित हो पा रहे हैं, और क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से चीजें हो सकती हैं। फिर देखिए, फिर से अगेन विश्व व्यापार संगठन पे क्वेश्चन पूछा है, और कृषि करारों पर विस्तृत चर्चा करने की बात की गई है। तो ये दोस्तों रहा बेसिकली किस तरह से हम इकोनॉमिक्स को डील करेंगे बीपीएससी 65th मेंस के लिए, और ये क्रैश कोर्स टाइप होगा जो कुछ मैं करूंगा, और कोशिश करूंगा 30 से 40 घंटे के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच कर दूं ना, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं, शायद 5 या 6 क्वेश्चन में आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 5 में से 5 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए, और बाकी जब हम डेली क्वेश्चन आंसर सेशन में ऐसे जैसे आज मैंने उत्तर प्रारूप डिस्कस किया, धीरे धीरे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी रख के डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी उस तरह से चीजें समझने लगें जैसे मैं समझता हूं, जैसे मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा दोस्तों बेसिकली कि किस तरह से हम लोग अपना प्लान करेंगे। ये आज मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो धन्यवाद, और इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन तक भी आगे पहुंचाइए ये वीडियो। और इसके अलावा अगर आपको ध्यान दिलाऊं तो ये कोड है मेरा RKMUS, इसको यूज करके आप अराउंड 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, और 6300 रुपए में साल भर के लिए 6300, और 24 महीने के लिए 2 साल के लिए 7560 रुपए का मतलब क्या करके एक अनुदान देके हम लोगों को
हाँ, आप बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एडमिशन ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं लगातार आपके लिए बीपीएससी, अभी पूरा फोकस मेरा मेंस की तरफ है, 65th मेंस की तरफ, क्योंकि वो टल भी चुका है, तो मेरा पूरा फोकस उसी तरफ है। तो मेरी कोशिश सारी यही रहेगी कि मैं आपके लिए जितना इजी कर सकूं बीपीएससी 65th मेंस, वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए, इतनी देर तक सुनने के लिए, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को सुनने के लिए। थैंक यू अगेन।